गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर सभ्यता शर्मा। मैं आप सबका वेट इनोवेशन क्लासेस में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी फैमिली में से इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले इकाइनोकोकस की टैक्सोनॉमी को स्टडी करें तो ये आता है किंगडम एनिमेलिया से। फाइलम मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ये प्लेटीहेल्मिन्थ से होते हैं। ये मैं आपको हर क्लास में एक नए तरीके से टैक्सोनॉमी इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सारा पैरासाइट तो याद कर लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, और उसका क्लास, ऑर्डर, फैमिली हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम, फिर आ गया हमारा फाइलम, देन आ जाती है क्लास। क्लास आप सबको पता है, हम सिस्टोड्स पढ़ रहे हैं, क्लास सिस्टोडा। इसके बाद हम ऑर्डर, जो हम पिछले 2 दिन से स्टडी कर रहे थे, वो है टिनिडिया। टिनिडिया ऑर्डर हम स्टडी कर रहे थे। इसके बाद आज हम जो जीनस पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंट है। ये टीनिया फैमिली से ही है, ठीक है। जो अगर फैमिली की बात करें तो जो फैमिली इसमें इन्वॉल्व है वो टीनिडे फैमिली ही है। बट जो जीनस आज इन्वॉल्व है वो इकाइनोकोकस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक जूनोटिक पैरासाइट है, ठीक है। ये भी एक जूनोटिक पैरासाइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस भी इम्पॉर्टेंट है, जो एनिमल्स में मिलता है। अगर ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट में देखें तो इन मल्टीलोक्यूलरिस, जो वाइल्ड एनिमल्स में भी दिखता है। तो ये 2 स्पीशीज़ हैं जो यूजुअली इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इसके अलावा 4 हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में यूजुअली एक ही है, वो है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब भी टीनिया फैमिली में से कोई भी पैरासाइट की स्टडी करनी है, आप उसको हमेशा एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर की तरह स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अगर आप एक एक करके पढ़ते रहेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा टीनिया फैमिली की अगर बात हो रही है तो सारा एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आप सारी पहले टीनिया फैमिली लिखेंगे, उसमें सारी जीनसेस लिखिए, सारी स्पीशीज़ लिखिए जो आप पढ़ रहे हैं, उनके मेटासिस्टोड स्टेजेस कौन सी हैं, उनमें डेफिनेटिव होस्ट कौन है, उनके इंटरमीडिएट होस्ट कौन है। उसके अलावा अगर कोई और पिक्युलर टाइप की मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि रोस्लम में हुक्स प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया टीनिया सोलियम के केस में, लेकिन वही हुक्स जो है वो एब्सेंट थी टीनिया सैजिनेटा के केस में। वैसे ही आज हम इकाइनोकोकस पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बाकी टीनिया स्पीशीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम एंड में देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज़ में क्या हमें दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपको इस पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये यूजुअली 3 to 5 mm लॉन्ग, कितने छोटे छोटे हैं, स्मॉल पैरासाइट्स, ठीक है। 3 to 5 mm लॉन्ग होते हैं जिसमें मैक्सिमम 3 to 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। These are 3 to 5 mm long, or you can say 3 to 6 mm long, ठीक है। 3 to 6 mm long हो सकते हैं ये। 3 to 6 mm लॉन्ग, और इसके अंदर जो हमें मैक्सिमम सेगमेंट्स मिलती हैं वो यूजुअली 3 to 5 सेगमेंट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये है कि the penultimate segment
the penultimate segment is usually mature segment and the last segment is gravid. क्या मतलब है इस लाइन का? अगर आप देखोगे पिनल्टीमेट सेगमेंट वो होती है जो ग्रेविड सेगमेंट के बिल्कुल ऊपर वाली जो सेगमेंट होगी, दैट इज द पेनल्टीमेट सेगमेंट. तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रेविड सेगमेंट के सबसे ऊपर वाली जो सेगमेंट होती है वो मैच्योर सेगमेंट होती है और मैच्योर सेगमेंट के नीचे ग्रेविड सेगमेंट होती है. और जो ये ग्रेविड सेगमेंट होती है एंड द लास्ट सेगमेंट इज ग्रेविड विच इज half of the length of the parasite. Most important point. जो लास्ट सेगमेंट रहती है ना ग्रेविड सेगमेंट, उसकी जो लेंथ रहती है वो पूरे पैरासाइट का आधा होता है. मतलब एक पूरा पैरासाइट हाफ और फिर उसके बाद ये एक इकलौती ग्रेविड सेगमेंट जो सबसे आधी पैरासाइट को बनाती है. इसके अलावा अगर हम इसमें इनकी ओवरीज की बात करें, सबसे पहले तो हम स्कॉलेक्स से स्टार्ट करते हैं. तो स्कॉलेक्स में हमें क्या मिलता है? रोस्टलम मिलता है. इनमें भी डबल रो ऑफ हुक्स मिलती हैं. ठीक, इसके अलावा डबल रो ऑफ हुक्स आपने टीनिया सोलियम में भी पढ़ी थी. टीनिया सैजिनेटा में तो एब्सेंट होती हैं. ठीक है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 सक्कर्स. 4 सक्कर्स प्रेजेंट हैं बट दीज आर अनआर्म्ड, मतलब हुक्स एब्सेंट हैं. ठीक, 4 सक्कर्स हैं बट अनआर्म्ड हैं. इसके अलावा अगर हम इनकी मैच्योर सेगमेंट की बात करें तो ओवरी, आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि इसकी जो ओवरीज हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं. ये भी कई बार पेपर में आता है. द ओवरीज ऑफ डैश पैरासाइट इज किडनी शेप्ड. तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस. इसके अलावा इसका एक और फीचर है, वो है जेनाइटल पोर. जेनाइटल पोर का जो लोकेशन है दैट इज यूजुअली एट द लेटरल साइड ऑफ द सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट की जो लेटरल साइड होती है उस पे ये प्रेजेंट होता है बट वो चेंज होती रहता है. बट इट चेंजेस ऑल्टरनेटली. ऑल्टरनेटली का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? इसका मतलब ये कि जो जेनाइटल पोर है, वो जो जेनाइटल ओपनिंग है वो एक स्टेबल नहीं है. मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सेगमेंट है, यहाँ पे अगर जेनाइटल पोर है तो इस केस में, इकाइनोकोकस के केस में ये स्टेबल नहीं है. अगर आज ये यहाँ प्रेजेंट है, कल ये यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, परसों ये यहाँ पे भी हो सकती है, उसके बाद यहाँ पे भी. सो दिस जेनाइटल पोर की जो ओपनिंग है वो स्टेबल नहीं है. ये ऑल्टरनेट करती रहती है, अपने आप को चेंज करती रहती है अपनी सहूलियत के हिसाब से. उसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी तक मैंने आपको जितने भी पैरासाइट्स पढ़ाए उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो सिस्टोड्स हैं वो अपने एग्स को रिलीज नहीं करती हैं, बल्कि अपना जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है, जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है मेन मैच्योर टेपवर्म से, वो पूरा का पूरा सेगमेंट ही फीसिस में आ जाता है. बट इन केस ऑफ इकाइनोकोकस, ओके, द ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है वो होस्ट की इंटेस्टाइन में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है. होस्ट की इंटेस्टाइन में ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड द एग्स आर released in feces. क्या समझे आप इसमें
कि जो इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस के सेगमेंट हैं वो आपको फीसिस में डायग्नोसिस में नहीं मिलेंगे, सिर्फ एग्स जो है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि ग्रेविड सेगमेंट जो है वो होस्ट के इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट कर जाती है और सीधा एग्स जो है वो बाहर आते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाहर नहीं आती है। तो ये थे इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ये है एक इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस का स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ, ये देखो, ये है ग्रेविड सेगमेंट। कितनी बड़ी है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरासाइट। एक इकलौती ये ग्रेविड सेगमेंट और एक ये पूरा पैरासाइट ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है ना। सो द ग्रेविड सेगमेंट इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द होल ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइट इज यूजुअली, कितना बताया मैंने आपको, इसकी जो लेंथ रहती है, द पैरासाइट इज यूजुअली 3 to 5 mm लॉन्ग बताया मैंने आपको, है ना। और मैंने इसमें क्या बताया, रोस्टलम में हुक्स है, ओके, रोस्टलम इज हैविंग हुक्स, सकर्स हैं, 4 प्रेजेंट हैं, नेक है, उसके बाद इमेच्योर प्रोग्लोटिड आ जाएगी आपके, जिसमें एक जर्मिनल मास है। इमेच्योर प्रोग्लोटिड मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन ऑर्गन्स की नहीं हुई होती, एक जर्मिनल मास प्रेजेंट है। फिर आपकी मैच्योर सेगमेंट आती है, जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो गए होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ओवरीज जो है वो किडनी शेप होती हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे टेस्टिस जो कि न्यूमरस है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था इनके जेनाइटल पोर के बारे में। ये देखिए यहाँ पे है जेनाइटल पोर, दिस इज जेनाइटल पोर। आज अगर ये यहाँ प्रेजेंट है, कल ये यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, परसों ये यहाँ भी हो सकता है। सो इट ऑल्टरनेट्स विद टाइम, अपने टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेलीज ग्लैंड, व्हाइट लाइन ग्लैंड्स हैं, जिनको हम शेल ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इनके एग्स जो हैं, एग्स आर रिलीज्ड इन फीसिस एंड नॉट द ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तो ये रही एक नॉर्मल पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्कॉलेक्स को, टिपिकल स्कॉलेक्स जो है पैरासाइट का, उसमें आप देखोगे कि फ्रंट में आपको बहुत सारी हुक्स दिखेंगी। मैंने आपको बताया कि इसके स्कॉलेक्स में डबल रो ऑफ हुक्स होती हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम के केस में होती हैं। अब ये क्या पार्ट है, इसको हम कहते हैं रोस्टलम। द प्रोड्यूसिबल पार्ट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज रोस्टलम हैविंग डबल रो ऑफ हुक्स। उसके बाद इसमें सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर यूजुअली अनआर्म्ड, अनआर्म्ड होते हैं ये सक्कर्स, ठीक है। और ये भी एक सक्कर है, ओके, यहाँ पे भी एक सक्कर प्रेजेंट होगा। तो ये 4 सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली जब हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें 2 ही दिखते हैं, क्योंकि 2 सक्कर्स बैक साइड पे होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक नॉर्मल जो स्कॉलेक्स है उसका स्ट्रक्चर है पैरासाइट का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके होस्ट के बारे में, इनके लोकेशन के बारे में, और इसमें जो मेटासिस्टोड स्टेजेस मिलती हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी लोकेशन है, दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यूजुअली सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिल रहे हैं, है ना। क्यों मिलते हैं ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में? बिकॉज दीज पैरासाइट्स लैक एलिमेंट्री कैनाल, दे डोंट हैव इंटेस्टाइन ऑफ देयर ओन। जिनकी अपनी इंटेस्टाइन नहीं होती है वो यूजुअली सर्वाइवल के लिए होस्ट की इंटेस्टाइन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, इसलिए ज़्यादातर सारे नीमाटोड्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। अगर हम इनके डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो इनके केस में डेफिनेटिव होस्ट यूजुअली हम डॉग्स को या फिर कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट इसमें अनग्यूलेट्स हैं, ठीक। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंग्युलेट्स क्या होते हैं। आपने पढ़े भी होंगे एलपीएम की क्लास में, हम पढ़ते हैं अनग्युलेट्स क्या होते हैं, ठीक।
तो अंग्युलेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके डबल टोज होते हैं, जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट। ठीक है, ये सारे अंग्युलेट्स होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी मेटासिस्टोड स्टेज। टीनिया सोलियम के केस में आपने जो मेटासिस्टोड स्टेज पढ़ी थी वो थी सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसे। टीनिया सैजिनेटा के केस में हमने पढ़ी सिस्टिसर्कस बोविस। वैसे ही इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस के केस में जो मेटासिस्टोड स्टेज इन्वॉल्व है वो है हाइड्रेटेड सिस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि जो इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस है उसमें कौन सी मेटासिस्टोड स्टेज जो है वो मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी है, हाइड्रेटेड सिस्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सिस्ट के बारे में कि ये जो सिस्ट है ये बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम एक नॉर्मल सिस्ट के बारे में देखें, व्हाट इज हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिस्ट होता है वो यूजुअली कितने साइज का होता है और उसके अंदर कितना जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्ट होता है वो यूजुअली 5 to 12 सेंटीमीटर्स के आसपास रहता है। 5 से 12 सेंटीमीटर का सिस्ट रहता है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड रहता है ये यूजुअली 16 लीटर्स होता है, अप्रॉक्स माना जाता है। 16 लीटर फ्लूइड जो है वो एक सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। 16 लीटर्स बहुत होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड ऐसा नहीं होता, अगर ये सिस्ट अगर बॉडी के अंदर रप्चर हो जाए तो ये जो फ्लूइड है ये इन्वायरमेंट मतलब बाहर होस्ट की बॉडी में अगर इंटरेक्ट करता है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी होता है, जिसकी वजह से होस्ट की इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। तो एक नॉर्मल सिस्ट है, अंदर उसके फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रक्चर की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिस्ट है वो 2 तरीके के मिलते हैं। एक यूनिलॉक्यूलर मिलता है और दूसरे मल्टीलॉक्यूलर भी होते हैं। दोनों का मतलब क्या है? यूनि मीन्स 1, लॉक्यूलर मीन्स लोकेशन। ठीक, यूनि मीन्स 1, लॉक्यूलर मीन्स लोकेशन। मतलब जो सिस्ट है वो एक ही लोकेशन से जनरेट हो रहा है। तो 2 तरीके के होते हैं, यूनिलॉक्यूलर मीन्स एक लोकेशन से एक सिस्ट का ओरिजिनेशन होना, मल्टीलॉक्यूलर मीन्स एक ही लोकेशन से मल्टीपल सिस्ट जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के होते हैं, हम यूनिलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर। अगर हम यूनिलॉक्यूलर सिस्ट की बात करें, ये एक आपका यूनिलॉक्यूलर सिस्ट है। ठीक है, यूनिलॉक्यूलर सिस्ट। ठीक, ये एक यूनिलॉक्यूलर सिस्ट है। आप क्या देख रहे हो इसमें? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इन केस ऑफ यूनिलॉक्यूलर सिस्ट द आउटर लेयर, ओके, द आउटर लेयर इज बेसिकली होस्ट कोलेजन कैप्सूल followed by laminated membrane, and this laminated membrane is basically known as outer concentrical laminated membrane। ठीक है, तो जो बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, दैट इज आउटर कंसेंट्रिकल लैमिनेटेड मेम्ब्रेन।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन आती है, विच इज जर्मिनल लेयर। ये जो पतली सी लेयर है, दिस इज जर्मिनल लेयर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इस लेयर से ब्रूड कैप्सूल्स बनते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लेयर पूरी घूम रही है और यहाँ पे देखो पूरा एक ब्रूड कैप्सूल बना है। कैप्सूल, ये पूरा जो कैप्सूल जो इस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक, इसको हम कहते हैं ब्रूड कैप्सूल। अब आप इस ब्रूड कैप्सूल को देखोगे कि इस ब्रूड कैप्सूल के अंदर बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये है प्रोटोस्कोलेक्सिस। मीन्स एक सिस्ट के अंदर 3 से 4 आपको प्रोटोस्कोलेक्स मिल सकते हैं। प्रोटोस्कोलेक्स मीन्स जो आगे चल के ये जब ये ब्रूड कैप्सूल रप्चर होगा, ये प्रोटोस्कोलेस रिलीज होंगे और बाकी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे और वहां पे जाके फिर ये सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे। और हर सिस्ट के अंदर ऐसे ही एक ब्रूड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। उस ब्रूड कैप्सूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटोस्कोलेक्सिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रूड कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं, ये यूजुअली 5 मंथ्स में, ठीक है, 5 महीने के अंदर अंदर ये इन्फेक्टिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे ये फॉर्म होते हैं उसी टाइम ये इन्फेक्टिव स्टेज पे नहीं आते, इनको कम से कम 5 महीने लगते हैं। मतलब कि 5 महीने तक अगर एनिमल की बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन बॉडी में क्या हो रहा है। 5 महीने के बाद जब ये इन्फेक्टिव स्टेज पे पहुंचती है, उसके बाद एनिमल जो है वो अपना क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो शो करना शुरू करता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, इस सिस्ट के अंदर ही ये सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाएगा। अगर ये सिस्ट रप्चर होता है तो बहुत सारे ऐसे डॉटर सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये है डॉटर सिस्ट। बहुत सारे ऐसे डॉटर सिस्ट बनते हैं और इनके अंदर एक एक प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट होता है। सो विच मीन्स कि अगर ये सिस्ट रप्चर होगा तो ये जहाँ भी जाता है ये अपनी इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, अपनी इन्फेक्शन को बढ़ाता है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपने अभी पढ़ा कि बाहर जो जर्मिनल लेयर होती है वहाँ से बनता है ब्रूड कैप्सूल। ब्रूड कैप्सूल के अंदर बहुत सारे प्रोटोस्कोलेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिसको जो हम मिला के पूरा ये क्या बनता है, हाइड्रेटेड सिस्ट बनता है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे ब्रूड कैप्सूल्स हैं, ठीक है, आप ये देखोगे कि ब्रूड कैप्सूल्स तो प्रेजेंट हैं बट they are not attached। आप इस स्लाइड में देख रहे हो, ये ब्रूड कैप्सूल है ना, ये जर्मिनल लेयर से अटैच है ना, जर्मिनल लेयर से अटैच है, जो कि मींस ये एक इन्फेक्टेड पैरासाइट का कारण बनेगी। लेकिन कुछ ब्रूड कैप्सूल्स ऐसे भी होते हैं दैट आर नॉट अटैच टू जर्मिनल लेयर और वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड फिल्ड कैविटी ने, मैंने आपको बोला 15 से 16 लीटर अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड जस्ट फ्लोटिंग इन द फ्लूइड। ऐसे सिस्ट जिनके अंदर जो प्रोटोस्कोलेक्स है वो प्रेजेंट नहीं है और जो ब्रूड कैप्सूल्स हैं वो जनरली फ्लोट करते हैं उस लिक्विड में। ठीक है, तो प्रोटोस्कोलेक्स भी उन्हीं ब्रूड कैप्सूल्स पे बनेंगे जो जर्मिनल लेयर से अटैच होंगे। ये जो फ्लोटिंग टाइप के ब्रूड कैप्सूल्स हैं इनके अंदर प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे जो सिस्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड। ठीक है, दो तरह की कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट एंड द अदर इज हाइड्रेटेड सैंड। दो कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड विच वन इज इन्फेक्टिव? दिस वन इज इन्फेक्टिव। क्यों?
क्योंकि ब्रूड कैप्सूल्स जो है वो जर्मिनल लेयर से अटैच्ड हैं। इस केस में ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, जर्मिनल लेयर के साथ अटैच्ड नहीं है, इसलिए हम इनको हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं। हाइड्रेटेड सैंड मीन्स इन्फेक्शन जो है वो कन्फाइंड हो गई, अब वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे सकती, उसी एनिमल के बॉडी में वो इन्फेक्शन घूमती रहेगी जिस एनिमल में वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि सारे जो हाइड्रेटेड सिस्ट होते हैं उनके अंदर जो है प्रोटोस्कोलिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया। तो उन सिस्ट को हम एक टर्म देते हैं स्टेराइल सिस्ट्स। स्टेराइल सिस्ट जो है वो एज के साथ साथ बनते हैं, एनिमल की एज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो सिस्ट हैं वो किस टाइप के सिस्ट हैं। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हाइड्रेटेड सिस्ट है, अगर वो उसमें अगर वो डिटैच्ड है, सिंपल फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो इन्फेक्शन कन्फाइंड हो जाएगी उसी एनिमल में, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड सैंड। अब वो सिस्ट जिनके अंदर प्रोटोस्कोलेक्स एब्सेंट है and are not infective, अब वो सिस्ट जिनके अंदर प्रोटोस्कोलेक्स इन्फेक्टिव है, एब्सेंट है और वो इन्फेक्टिव भी नहीं है, उनको हम स्टेराइल सिस्ट कहते हैं। 3 टर्म्स विच आर रिलेटेड टू हाइड्रेटेड इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग भी रहता है। सबसे पहले जिसमें आ जाता है हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सैंड क्या होता है और स्टेराइल सिस्ट क्या होते हैं। ये टर्म जो है दिस जनरली डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द एनिमल। एनिमल की जो एज रहती है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो ये पैरासाइट है या ये जो सिस्ट है ये कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑन इंजेशन ऑफ एग्स, एक बार आपने एग्स को इंजेस्ट किया, दीज विल एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, आई टोल्ड यू। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को इफेक्ट करेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी एनिमल जो है बाय एनी कार्निवोरस एनिमल ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन को और विलाई पार्ट जो रहता है इंटेस्टाइन का उसको ये इफेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि मल्टी लॉक्यूलर सिस्ट और यूनिलॉक्यूलर सिस्ट जो है वो किस में मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कैटल में और पिग्स में जो सिस्ट हमें मिलते हैं वो यूजुअली यूनिलॉक्यूलर होते हैं, और शीप और गोट में जो हमें सिस्ट मिलते हैं वो मल्टीलॉक्यूलर होते हैं। जनरली इनकी जो लोकेशन रहती है जहाँ ये इन्फेक्ट करते हैं ऑल द विसरल ऑर्गन्स, सारे विसरल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है। द पैरासाइट इफेक्ट्स ऑल द visceral organs, especially liver and lungs। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तक अभी तक जो ऑर्गन्स हमने देखे हैं वो हैं लीवर और लंग्स। इसके अलावा मैंने आपको बोला हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 16 लीटर्स का फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। अब ये जो फ्लूइड होता है उसका कलर यूजुअली पेल
येलो रहता है। और इस पेल येलो फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप कह सकते हो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है, वो यूजुअली रहता है 17 to 200 mg पर प्रोटीन पर 100 ml ऑफ फ्लूइड। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो फ्लूइड है, जब ये अगर रप्चर हो जाता है तो जब इसका फ्लूइड बाहर आएगा, होस्ट के विसरल ऑर्गन्स के साथ इन्फेक्ट करेगा, तो वहाँ पे ये एनाफाइलेक्टिक शॉक देगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड हैविंग सेवरल प्रोटीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। पैरासाइट के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, होस्ट के इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं, जो वैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो पैरासाइट को प्रोटेक्ट करते हैं होस्ट के रिस्पॉन्स से, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वो प्रोटीन्स जो हैं वो उस सिस्ट में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस की, जो आपके एग्जाम में है नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक जर्नल आइडिया होना चाहिए कि इनके केस में जो आपके डेफिनेटिव होस्ट हैं वो फॉक्स है, ठीक, वाइल्ड एनिमल्स में ये मिलता है। और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इनके केस में वो रहते हैं यूजुअली मैन, या फिर रोडेंट्स भी ये इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र करते हैं। मल्टीलोक्युलरिस में जो सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं वो मेजॉरिटी में मल्टीलोक्युलर होते हैं, मतलब एक ही लोकेशन से मल्टीपल सिस्ट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं इन केस ऑफ इकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस। अब अगर हम इनकी पैथोजेनेसिस की बात करें, सबसे पहले तो हम इनकी लाइफ साइकिल हमने स्टडी नहीं की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले तो एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। आप ये सारे जो सिस्ट्स देख रहे हैं, ये लीवर है एनिमल का, कितने सारे सिस्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर हाइड्रेटेड cyst in लीवर ऑफ शीप। शीप में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि शीप जो है वो यूजुअली क्लोज ग्रेजर्स होते हैं, तो जो भी इन्फेक्शन होती है वो शीप की बॉडी में या शीप की बॉडी में बहुत जल्दी एंटर कर जाती है। तो here you can see the presence of cysts in the organs. Then this is the egg of Echinococcus granulosus. नॉर्मली अगर आप एग को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि टीनिया सोलियम का एग जो है, टीनिया सैजिनेटा का एग जो है और इकाइनोकोकस का एग जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट ऐसा नहीं है। द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम बट द एग इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे साइज का एग रहता है, ठीक है। हैविंग एम्ब्रियोफोर आउटर शेल विच इज थिन मेम्ब्रेन followed by the inner shell which is very thick with radiated structure and the presence of hexacanth embryo, ठीक है। hexacanth embryo इसमें प्रेजेंट होता है। hexacanth embryo आप यूजुअली सारे सिस्टोड्स के केस में देखेंगे। तो ये रहा एक नॉर्मल जो है एग ऑफ इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। अब हम बात करेंगे पैरासाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे बहुत ही सिंपल टाइप का लाइफ साइकिल है। सबसे पहले तो आपको पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए, एक जूनोटिक पैरासाइट है। तो जहाँ पे भी मैं आपको जूनोटिक की बात करूँगी उन लाइफ साइकिल्स में ह्यूमंस की भी बात होगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये एक एडल्ट पैरासाइट है। अब एडल्ट पैरासाइट आपको मिलेगा डेफिनेटिव होस्ट में, और डेफिनेटिव होस्ट कौन है, वो है डॉग्स, ठीक है। डॉग्स डेफिनेटिव होस्ट है। इनकी बॉडी में आपको अडल्ट पैरासाइट मिलता है इंटेस्टाइन में, एंड फ्रॉम देयर एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड इन फीसेस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस के केस में सेगमेंट बाहर नहीं आती है और वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है इंटेस्टाइन में ही, तो सिर्फ एग्स जो है वही फीसिस में रिलीज होते हैं। फिर इन एग्स के बीच से ऑन्कोस्फेयर बाहर आता है हैविंग हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। ऑन्कोस्फेयर हैच करेगा, देन इट विल एंटर द इंटेस्टाइनल वॉल। आई टोल्ड यू इन इंटेस्टाइनल वॉल
क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन में ये जाके सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन में जाएंगे और वहां से फिर वाया ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, वाया ब्लड सर्कुलेशन हाइड्रेटेड सिस्ट बनेगा कहाँ पे, लीवर में, लंग्स एटसेट्रा, किडनीज में, जहाँ जहाँ वो जाता जाएगा वहाँ वहाँ वो सिस्ट बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिस्ट है, ये इन्फेक्टिव सिस्ट है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रेटेड सिस्ट है दैट इज अटैच टू द जर्मिनल लेयर, ठीक है। तो ये एक हाइड्रेटेड सिस्ट बनेगा। फिर जिसमें से प्रोटोस्कोलेक्स बाहर आएगा, ये हाइड्रेटेड सिस्ट है, मैंने आपको बोला इसके अंदर ब्रूड कैप्सूल होता है, ब्रूड कैप्सूल के अंदर प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो प्रोटोस्कोलेक्स बनेगा तो वो प्रोटोस्कोलेक्स जो है वो डॉग की, ठीक है, डॉग की इसके साथ अटैच कर जाएगा। प्रोटोस्कोलेक्स अटैचेस टू द इंटेस्टाइन ऑफ द डॉग एंड देन adults are formed in the small intestine and the eggs are released in feces. So this is the common life cycle of the parasite. And if समझ लीजिए एक डॉग की इन्फेक्शन थी जो फीसिस में प्रेजेंट थी, तो ये है एक डायरेक्ट टाइप का ट्रांसमिशन। और वही इन फीसिस से इन्फेक्शन जो है वो किसी और डॉग ने ले ली तो डॉग की बॉडी में ही इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रेजिंग के दौरान जो शीप है, शीप ग्रेजिंग करने आई है और वहाँ पे इन्फेक्टेड फीसिस प्रेजेंट है हैविंग कंटामिनेटेड एग्स, तो फिर क्या होगा कि एग्स जो रिलीज्ड इन फीसिस है, फिर वो शीप उनको इंजेस्ट करेगी, शीप की बॉडी में ऑन्कोस्फेयर रिलीज होगा इंटेस्टाइन में, और फिर वाया ब्लड सर्कुलेशन इट विल रीच द ऑर्गन्स एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट इन द बॉडी। अब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है और गोट का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है। फॉर एग्जाम्पल शीप की बॉडी में अब समझ लीजिए हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है। अब शीप जो है वो ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं और डॉग्स भी शीप को खाते हैं। तो अगर थ्रू अनकुक्ड या फिर रॉ आपने अगर शीप या प्रॉपरली कुकिंग नहीं हुई है मीट की, उस केस में ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर प्रोटोस्कोलेक्स हैं ये इंटेस्टाइन में रिलीज होंगे। अगर डॉग खाता है तो डॉग की बॉडी में रिलीज होंगे, अगर ह्यूमंस इंजेस्ट कर रहे हैं शीप को तो ह्यूमंस की बॉडी में रिलीज होंगे, और फिर वो वैसे ही वाया ब्लड सर्कुलेशन हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्मेशन होंगे विच विल यूजुअली इफेक्ट लीवर एंड लंग्स। और ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलती है। इसके बाद अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मेन इसका टिपिकल क्लिनिकल साइन होता है इसमें डायरिया। डायरिया तो होना ही होना है इसमें। इसके अलावा कई बार आप देखोगे प्रेशर एट्रोफी भी मिलती है आपको, ठीक है। प्रेशर एट्रोफी मीन्स समझ लीजिए आपका जो लीवर एंड लंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीवर की बात करते हैं। अब आपकी पूरी बॉडी में समझ लीजिए लीवर ने इतना सा पार्ट जो है वो ब्लॉक कर रखा है अपने लिए कि ये यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है। अब उसके ऊपर 16-16 लीटर वाले 5 से 10 सेंटीमीटर के 15-20 सिस्ट भी बन रहे हैं, तो प्रेशर आएगा ना लीवर के ऊपर, क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है। उसी स्पेस के अंदर लीवर को भी एडजस्ट करना है, उसी स्पेस के अंदर इन सिस्ट को भी एडजस्ट करना है। उसकी वजह से प्रेशर एट्रोफी बिल्टअप हो जाती है, मतलब लीवर के ऊपर प्रेशर आता जाएगा और उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। किसी भी ऑर्गन की, अगर लंग्स में है तो लंग की एट्रोफी, लीवर में है तो लीवर की एट्रोफी, अगर किडनीज में चला गया तो किडनीज की एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इन केस अगर बॉडी में फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर हो जाता है, उस केस में देयर विल बी, उस केस में क्या होगा, एनाफाइलैक्टिक शॉक। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक एलर्जन का काम करेगा। अब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट होगी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करेगी, उस केस में हमारी बॉडी शॉक में जाती है, ठीक है, क्योंकि सडनली कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके बारे में हमारी बॉडी को पता ही नहीं था। उस केस में एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है और एनिमल की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा कई बार
ये जो सिस्ट होते हैं ये ब्रेन में भी चले जाते हैं और वहाँ पे जाके सीजर्स, एपिलेप्सी, ये सब भी कई बार देखने को मिलता है, कन्वर्जन्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है एनिमल की। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट का नाम पता होना चाहिए जो इसमें हम मोस्ट कॉमनली करते हैं और वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आएगा और हर जगह आएगा, कसोनीज टेस्ट। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का टेस्ट होता है जो हम यूजुअली एनिमल्स में परफॉर्म करते हैं। इट्स एन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके अलावा आपको पता है एग्स इन फीसिस आपको मिलेंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इसके डायग्नोसिस में जो है वो यूज़ होती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद होना चाहिए ये कसोनी टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है, ये आना ही है पेपर में, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, कसोनी टेस्ट के बारे में आएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ऐसे तो इसमें मेन ड्रग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो कहा गया है ना, वो कहा गया है प्राज़िक्वांटल को। इसके अलावा हम कई बार मीबेंडाजोल भी देते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर 2.5 से 5% का अगर हम फॉर्मलिन पोर कर दें तो जर्मिनल लेयर जो होती है ना हाइड्रेटेड सिस्ट की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बहुत हैज़ार्डस है, इससे एनिमल में भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ठीक। तो ये रहा आपका जो इम्पोर्टेंट था, दैट इज इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। इसके साथ हम एक छोटी सी फैमिली और पढ़ेंगे जो है मीजोसिस्टोइडिडे। ठीक है, एक और फैमिली पढ़ने वाले हैं हम आज, छोटी सी, मीजोसिस्टोइडिडे। इसमें एक स्पीशीज है मीजोसिस्टोइडिड्स लिनिएटस, जो हम आज, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ देने वाली हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में अगर आएगी भी तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी जो मेटासिस्टोड स्टेज है, दैट इज टेट्राथायरिडियम। मीजोसिस्टोइड्स के केस में जो आपको लार्वल स्टेज या आप कह सकते हो मेटासिस्टोड स्टेज मिलेगी, दैट इज टेट्राथायरिडियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर हम इनके होस्ट की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि इसमें 2 होस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 होस्ट्स। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इसमें रहती हैं ऑर्बिटेड माइट्स, ओके, और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इसमें रहेंगे बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब रहेंगे इनके सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट। इसके अलावा अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है। जैसे कि टीनिया सेजिनेटा के केस में था, उसमें भी रोस्टलम एब्सेंट था, हुक्स एब्सेंट थी, इनके केस में भी रोस्टलम एब्सेंट है, रोस्टलम इज एब्सेंट, सक्कर्स प्रेजेंट हैं बट अनआर्म्ड है। ओके, टीनिया सेजिनेटा की तरह ही इनकी ओवरीज भी
बाइलोब्ड हैं। ओके, ओवरीज कैसी हैं इनकी, वो भी बाइलोब्ड हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एग्स फाउंड इन पार यूट्राइन ऑर्गन। पार यूट्राइन ऑर्गन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ द यूट्रस लाइनिंग। कई बार यूट्रस जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और एक अलग से एक लाइनिंग और कवरिंग बना देता है, जिसको हम पार यूट्राइन ऑर्गन कहते हैं। उसके अंदर यूजुअली मेटासिस्टोइड्स के जो एग्स हैं वो आपको मिलते हैं। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए सक्कर्स अनआर्म्ड है, कोई हुक्स प्रेजेंट नहीं है, 4 सक्कर्स प्रेजेंट, और क्या है, अनआर्म्ड है। ओके, इसमें मैंने आपको बताया, ये देखिए बाइलोब टाइप की ओवरी दिख रही है, ठीक। ओवरी इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड वाइटलाइन ग्लैंड्स आर आल्सो बाइलोब्ड इन दिस केस। उसके अलावा अगर हम ये देखिए, ये टेट्राथायरिडियम, मेटासिस्टोड स्टेज। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम्स में भी आया था इस बार, जो अभी एक कॉम्पिटिटिव नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी मेटासिस्टोड स्टेज है जो ए सेक्सुअली डिवाइड करती है? तो आपको पता होना चाहिए, ओनली मेटासिस्टोड स्टेज विच मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली, ठीक है, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इसमें होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राथायरिडियम में एसेक्सुअल टाइप की मल्टीप्लिकेशन भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आर शेड इन फीसिस, इसमें एग्स नहीं है, सीधा ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स एनवायरनमेंट में आते हैं। उसके बाद ऑर्गन ऑन्कोस्फेयर जो है, जो कि पार यूट्राइन ऑर्गन में प्रेजेंट है, ऑन्कोस्फेयर प्रोग्लोटिड्स आर इंजेस्टेड बाय ऑर्बिटिड माइट्स। ऑर्बिटिड माइट्स जो है वो इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को इंजेस्ट करेंगे। इन ऑर्बिटिड माइट्स की बॉडी में क्या बनेगा, सिस्टीसर्कॉइड, सिस्टीसर्कस नहीं, सिस्टीसर्कॉइड बनेगा इनकी बॉडी में। इनकी बॉडी में सिस्टीसर्कॉइड बनेगा, और फिर अगर इन ऑर्बिटेड माइट्स को एक्सीडेंटली लिजर्ड्स, फ्रॉग्स या रोडेंट्स ने इंजेस्ट कर लिया है, तो इन सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, ये क्या है, ये तो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है, ये सब क्या है, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। तो टेट्राथायरिडियम जो इसकी मेन इन्फेक्टिव मेटासिस्टोड स्टेज है, वो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में जाके बनेगी। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल फॉक्सेस हैं या डॉग्स हैं या फिर ये कुकून्स टाइप के हैं, अगर इन्होंने हम जैसे ये वो करते हैं, अटैक करते हैं, प्रे करते हैं, तो अगर इन्होंने इन इन्फेक्टेड एनिमल्स जिनकी बॉडी में टेट्राथायरिडियम प्रेजेंट है, अगर उनको इंजेस्ट कर लिया है, तो क्या होगा, carnivores which acts as the infective definitive host shall be infected after ingesting tetratheridium in infected intermediate host। जो इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में टेट्राथायरिडियम प्रेजेंट है, ये उनकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, एंड द एडल्ट्स आर फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये थे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस को देखेंगे, इसमें एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें सीडो रेबीज टाइप सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसा लगता है कि रेबीज है, बट दैट इज नॉट रेबीज, बेसिकली दैट इज मीजोसिस्टोइडिस इन्फेक्शन। प्लस देर इज वन मोर थिंग, देर इज प्रेजेंस ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये हमने आज अपने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस
और उसके अलावा मीजोसिस्टोइडिडे फैमिली में मीजोसिस्टोइडिस स्पीशीज़ जो हैं वो हमने कवर की। आज हमने एक और जूनोटिक पैरासाइट पढ़ा, जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा थे, वैसे ही काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस में पढ़ा, जिसमें हमने हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सैंड, ब्रूड कैप्सूल्स क्या होते हैं, स्टराइल सिस्ट क्या होते हैं, ये कैसे अपनी पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं, लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने मीजोसिस्टोइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बोला मेटासिस्टोड स्टेज टेट्राथायरिडियम होती है, ओनली मेटासिस्टोड स्टेज जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हमने बोला कि इसमें सीडो रेबीज टाइप के क्लिनिकल साइंस भी दिखते हैं और एपिलेप्टिक सीजर्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली अब हमारी लास्ट सिस्टोड्स की क्लास होगी, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास दैट इज नीमा हेलमिन्स पे। थैंक यू वेरी मच।